मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरि। ओम। धन्यवाद। प्रणाम। यह श्रृंखला जो संस्कृतांतर की प्रारंभ हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि जो संस्कृत के लिए काम करते हैं, जो संस्कृति के लिए काम करते हैं, वो भले संस्कृत बैकग्राउंड के हों या न हों, वो किसी पदस्थ हों या न हों, वे किसी विशेष योग्यताधारी हों या न हों, यदि उन्होंने कुछ काम किया है, कर रहे हैं या करने की अभिप्सा है, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ करके वह किस तरह से काम करना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, इन सब के संदर्भ में उनकी बातों को जानना और वो आगे जो कार्य कर रहे हैं उनमें यथासंभव सहयोग देना जिस स्तर पर संभव हो। इस श्रृंखला में हमने प्रारंभ किया था, इसमें कि 15 सितंबर 2020 को यह श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। उसके बाद से निरंतर विभिन्न लोगों की अंतर्वीक्षाएं होती रही हैं। इनमें से बहुत सारे इस तरह भी रहे हैं जिनका संस्कृत से दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, वो भारतीय संस्कृति के लिए या संस्कृत से अनुराग को लेकर के उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह की श्रृंखला चली और निरंतर चलती रही, जिसमें कि भारत से अतिरिक्त विदेश से में जो कार्यरत रहे हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों के, ऐसे अलग अलग संस्थानों के व्यक्ति भी इसमें जुड़े रहे। इसी श्रृंखला में आज हमारे समक्ष जो प्रस्तुत हैं, उनके लिए परिचय की आवश्यकता नहीं है उन्हें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही है, जो हम लोग सभी लगभग परिचित ही हैं इन बातों से, यह एक मूलभूत जो कहते हैं, जो कि मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति, इस तरह की ये शुरू से रही हैं और एक छोटे से गांव से अपना करियर प्रारंभ करते हुए विश्वस्तरीय जो संस्थान है उनमें इन्होंने सेवाएं दी है। लेकिन उसके बावजूद पुनः ये धरती से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए निरंतर कार्य करती रही हैं, भारतीय संस्कृति को के लिए निरंतर जुड़ी रही हैं। इसीलिए कदाचित हम लोगों की अभिप्सा हुई जो नहीं, महोदया जी का समय कुछ लिया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए आज यह साक्षात्कार जो है उसकी अगली कड़ी यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसमें कि इसका नाम दिया गया है संस्कृतांतर वीक्षा। इसमें कि उनके आंतरिक जो भाव हैं वो हम लोग वीक्षण करना चाहते हैं, समाज देखना चाहता है और उससे प्रेरणा लेना चाहता है। तो इन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसकी मुख्य संयोजिका जो है डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद। महोदया जी, आपकी ये जो अध्यापन की यात्रा को सुनकर मेरे मन में अनेक प्रश्न जो हैं वो एक बालक की भांति कौतुकता पूर्ण उत्पन्न हो गए हैं। और उसी श्रृंखला में मेरा पहला प्रश्न है कि महोदया जी, आपका जो अध्ययन और अध्यापन का क्षेत्र है बहुत विशद रहा है। उक्त संदर्भ में ही भारत के एक छोटे गांव से लेकर विदेश में ओहियो तक की यात्रा, या आपके शब्दों में कहें तो नौसिखिए से आला तक के सफर में आपका क्या चिंतन रहा है, ये हम सभी जानने के लिए उत्सुक हैं। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप सभी का, खासकर डॉक्टर विपिन झा जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया जिसमें कि आकर के मैं आपसे अपने अनुभवों को साझा करना चाहूंगी। जहाँ तक जीवन यात्रा का प्रश्न है, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे गांव से निकलते हैं और
मेरा ऐसा मानना है, मेरा आप दर्शन कह सकते हैं, जीवन दर्शन ऐसा है कि जो छोटा है वही बड़ा होता है और जो बड़ा है वो बूढ़ा होता है। तो ये एक वरदान बोले, भगवान की कृपा अनुकंपा बोले कि हम छोटे जगह से आते हैं, और हम छोटे जगह से आते हैं इसलिए हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं जिनको हम साकार करना चाहते हैं, अपने अभिलाषाओं को साकार करना चाहते हैं। तो कुछ खास ऐसा यात्रा तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मैं 4 दशकों की बात करूं कि 1970 का मेरा जन्म है, तो मैं 70 के बारे में बात कर सकती हूँ, 80 के दशक के बारे में बात कर सकती हूँ, 90 के दशक के बारे में बात कर सकती हूँ, और फिर आपकी 20वीं सदी, 21वीं सदी 2020 के बारे में बात कर सकती हूँ। तो पहला जो दशक है मेरे जीवन का, 70 का दशक, जैसे कोई परी कथा होता है वैसा ही है। मैं एक मध्यम वर्गीय लेकिन बहुत ही प्यार करने वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ। माता पिता के इकलौते संतान, एकल संतान होने का जो सुख होता है वो सारा कुछ मुझे मिला, और 9 साल बहुत खुशी खुशी, बहुत ही लाड प्यार के साथ बीता। अपने क्षमता अनुसार विद्यालय में इन लोगों ने मेरा नामांकन कराया। मैंने पढ़ाई अपने अंग्रेजी माध्यम से शुरू किया, और जैसा कि मैंने बताया कि 9 साल एक परी कथा की तरह निकल गया। और 1979 में जैसे आकाश से उड़ करके धरातल पर पटक दिया जाता है किसी को, वैसा मेरे साथ हुआ। मैं 9 वर्ष की थी, मेरे सर से मेरे पिताजी का साया उठ गया। उसके बाद मेरी माँ ने बहुत ही तकलीफ से मुझे पढ़ाया। तो वो एक जो समय था वो थोड़ा कठिन था। 80 की दशक की बात करूं तो वो और भी ज़्यादा कठिन था। पढ़ाई की ऐसी समस्या हुई कि मैंने 6ठी क्लास तक पटना में सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किया। पिताजी के गुजरने के बाद आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं कुछ ऐसी हुई कि मेरी माताजी उस स्कूल के फीस को नहीं दे पाई, जिसके कारण मुझे मेरा नाम काट दिया गया। और फिर मैंने प्राइवेट से पढ़ाई की। हमारे ज़माने में मैट्रिक हुआ करता था, तो मैंने मैट्रिक की पढ़ाई की, और रिजल्ट जब आया तो लोगों ने, उस वक्त हमारे ज़माने में न्यूज़पेपर में, अखबार में खबर, न्यूज़, ये हमारे कंप्यूटर का ज़माना था नहीं, तो रिजल्ट न्यूज़पेपर में आते थे। तो लोगों ने 3rd डिवीज़न से देखना शुरू किया, कहीं नहीं मिला, क्योंकि अभाव में हमने पढ़ाई की, किताबों के पैसे नहीं होते थे। आस पड़ोस के लोग, वो ज़माना कुछ और था, एक दूसरे की मदद करने का समय था। तो इस तरीके से मैंने अपने सहपाठियों के किताबों से पढ़ाई किया, और उसके बाद 1st डिवीज़न से पास हुई। जीवन की विडंबना कुछ ऐसी रही कि 14 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई, और 16 साल में मैंने अपने पहले संतान को जन्म दिया। पढ़ाई छूट गई। एक बहुत ही ऐसे परिवार में शादी हुई जहाँ के घर गृहस्थी देखना प्राथमिकता था। छोटा बच्चा था मेरे पास, और तमाम तरीके की कठिनाइयां देखा हमने। और तो 80 का दशक मेरे लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इसी दरमियान कुछ बहुत ही अप्रिय घटनाएं भी हुई, और उसके बाद एक होता है ना, जैसे ठोकर लगता है तो खड़े होने की क्षमता जाग उठती है। उसके बाद फिर से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करने के बाद मैंने इंटरमीडिएट
साइंस से किया, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जैसा कि हम मध्यम वर्गीय परिवार में माना जाता है कि या तो बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है। तो मेरा परिवार कुछ डिफरेंट नहीं था, कुछ भिन्न नहीं था, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। और 90 के दशक में मैंने इंटरमीडिएट किया और कुछ ऐसा घटना चक्र, काल चक्र ऐसा घुमा कि आरक्षण का, उस वक्त 90 में आरक्षण लागू हो गया के कारण हमने मेडिकल की एंट्रेंस दी। और मैं थोड़ा बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा भावुक किस्म की हूँ, तो जिन्हें मैंने मदद किया था पढ़ने में, उन लोगों का हो गया जाति विशेष के होने के कारण, मेरा नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे मेरा मन से उतर गया, डॉक्टर नहीं बनना है। मैंने अंग्रेजी ऑनर्स में एडमिशन लिया, बीए ऑनर्स किया, फिर एमए ऑनर्स किया, उसके बाद पीएचडी की अंग्रेजी साहित्य में। और उसके बाद मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा किया, क्योंकि मैंने साहित्य लेकर इसलिए पढ़ा क्योंकि वो कुछ इस तरीके से था कि मेरी फाउंडेशन अच्छी बनी हुई थी, नींव अच्छे थे, भाषा पर पकड़ था। साहित्य तो साहित्य है, साहित्य से शुरू से लगाव रहा। पीएचडी करने के बाद जब डॉक्टर सामने में नाम के आगे लग गया, तो मुझे लगा कि मैंने अपने पिताजी का ऋण चुका दिया। कुछ इसी तरीके का रहा। उसके बाद आपके 80-90 कुछ ऐसे ही संघर्ष में निकल गए। 2002 में हमारा 2000 उसके पहले मैं 10 साल की मेरी जो यात्रा रही है नेपाल की रही है। 1993 में मुझे नेपाल जाना पड़ा। वहाँ जाकर के मैंने डीएवी स्कूल में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अपने करियर का शुरुआत किया। और उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तो ये सारी जो यात्राएं हैं, मैं नेपाल का की बहुत ऋणी अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि वो मेरी कर्म भूमि है। अपने जन्म भूमि चंपारण से जब मैं कर्म भूमि नेपाल गई, वीरगंज गई, वहाँ से मैंने अपने करियर का शुरुआत किया। 10 साल वहाँ रहने के बाद, पीएचडी मिलने के बाद, मैं 2002 में दिल्ली आ गई अपने परिवार के साथ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। और उसके बाद फिर स्थितियाँ संभलती चली गई और 2007 में मुझे मौका मिला ओहायो यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी कम्युनिकेशन, संवाद के सब्जेक्ट पढ़ाने का। और उसके बाद फिर रास्ते खुलते चले गए। उसके पहले 2004 में जब मैंने मेरी पहली पुस्तक आई थी, बॉडी लैंग्वेज योर सक्सेस मंत्र, आपकी सफलता का मंत्र, वो भी काफी परेशानियों के बाद, काफी संघर्ष के बाद मेरी पहली पुस्तक छपी थी। एस चांद लिमिटेड, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा प्रकाशन माना जाता है, और उसकी काफी वाहवाही हुई। लोगों ने बहुत उसका सराहना किया, काम बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने बॉडी लैंग्वेज को, हमारी जो शरीर की भाषा है, जो हम अपने अभिव्यक्त करते हैं, हमारे शरीर जो अभिव्यक्त करती है, उसको हमने एक भारतीय संस्कृति के पहलू से उसका विश्लेषण किया। और उस किताब में मैंने ये नहीं कहा कि हाथ शेक, हैंड शेक, हाथ कैसे मिलाते हैं, हमने ये कहा कि नमस्कार कैसे करते हैं, और नमस्कार की क्या उसकी कारण है, उसकी क्या सांस्कृतिक उसका महत्व क्या है, इसके बारे में बात किया 2004 में। और 2020 में अब तो उसको यूएन ने भी मान लिया कि नमस्कार का क्या महत्व है। तो वो किताब खास इसलिए भी है कि वो मेरी पहली प्रकाशित पुस्तक थी, और पूरी तरह भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमने झुक के अगर किसी को नमस्कार किया, तो ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी विनम्रता है। ऐसी बातें मैंने की। विदेशी पुस्तकों में ऐसे इसको एंटिसिपेशन जेस्चर कहते हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा था कि ये आप आज कह रहे हो, हमारे यहाँ तो शकुनी के जमाने से
महाभारत के जमाने में शकुनी जब भी वो पासा फेंकते थे, ऐसे करके फेंकते थे, वो एंटिसिपेट करते थे, वो अनुमान लगाते थे, और उनकी अनुमान इतनी सटीक होती थी कि जो 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 भी उनको चाहिए था वही आता था। तो इस कारण से भी वो किताब बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही। उसके बाद तो फिर प्रकाशक मेरे पीछे थे और वो बोलते गए, मैं लिखती गई। अभी 2022 में मेरी 75वीं किताब का विमोचन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो यही मेरी छोटी मोटी उपलब्धि रही है। बिहार के चंपारण जिले में से शुरुआत करके ओहायो और फिर वापसी, तो यही कुछ रहा है। इसके अलावा कुछ दुबई में एसपी जैन कॉलेज में भी पढ़ाने का मौका मिला, इटली में एनकोना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का मौका मिला। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे हैं विदेशों में पढ़ाने के अनुभव, और बहुत ही अच्छे रहे। और मुझे ऐसा लगता है हर जगह पढ़ाने के बाद, अध्यापन के बाद जब मैं भारत लौट कर आए, तो मुझे यहाँ के शिक्षा प्रणाली से, यहाँ के व्यवहार से, शिष्य के व्यवहार से एक अद्भुत अनुभूति का एहसास हुआ। तो यही है मेरी छोटी जीवन यात्रा। जैसा महोदया जी बताया, आपका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सुनकर कष्ट हुआ और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा। और सत्य ही कहा है हिंदी की कुछ पंक्तियों के द्वारा कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूछा जाता है। तो आपने अपने संघर्ष के, माता पिता के आशीर्वाद से इतना बड़ा लक्ष्य जो है, ध्येय हम लोगों के समक्ष रखा है कि हम सब आपके पद चिन्हों पर आज चलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ महोदय, आपके व्यक्तिगत परिचय को सुना और समझा कि आपने इतना संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे। हमारा ये एक जिज्ञासा थी कि आपने इस सभी संघर्षों में कभी सामाजिक, आर्थिक या इस तरीके के भी संघर्षों को मतलब स्थान अपने जीवन में सफलता में प्राप्त किया है, जिससे कि हमें एक अवगत कराएं। जैसे अगर हम कहीं जूझ रहे हों उन समस्याओं से, तो हमें भी उसमें कुछ मार्गदर्शन मिल सके, हमें इस तरीके का कुछ। जी जी, आपने कहा कि आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक संघर्ष, तो संघर्ष और जी सफलता मेरे लिए रात और दिन की तरह रहे। तो जैसे सफलता के ठीक पहले संघर्ष आती है, और संघर्ष के और सफलता के ठीक बाद फिर से दूसरा संघर्ष आ जाता है। तो मेरा जीवन यात्रा कुछ ऐसा ही रहा कि हर सफलता के पहले संघर्ष, और हर संघर्ष के पहले संघर्ष के बाद सफलता। तो ये एक चक्र है जो चलता रहा। पारिवारिक रूप से बात करें तो एक विधवा माँ जो खुद ही अपने परेशानियों से जूझ रही थी। 32 वर्ष उनका उम्र था जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। तो वो काफी कठिन समय था, और जब कष्ट का समय आता है तो परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे तो हम संयुक्त परिवार से आते थे, लेकिन जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद हमें घर से निकाल दिया गया। शायद हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई थी, शायद वो वहन नहीं कर पाते। तो पारिवारिक तो काफी संघर्ष रहा। सामाजिक संघर्ष की बात करें तो जिस समाज से मैं आती हूँ, उस समाज में अगर आपके परिवार में कोई पुरुष ना हो, मैं एकल संतान हूँ, कोई भाई नहीं, पिता का साया नहीं, तो उस समाज में लोगों को दबाया जाता है। वो सारा कुछ हमने देखा। मेरी माताजी बहुत ही साहसी, मैं बोलूंगी, उनके साहस का ही परिणाम है कि आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, या
शालिनी से मैं डॉक्टर शालिनी वर्मा लाइफोहलिक बन पाई। तो पारिवारिक अगर कुछ है तो परिवार में अगर कोई एक आपको पीछे सपोर्ट करने के लिए होता है, सहयोग करने के लिए होता है, तो आप निकल जाते हैं। मेरे लिए मेरी आधार स्तंभ मेरी माँ थी। पारिवारिक संघर्ष रहा, आर्थिक तो बहुत ही ज्यादा रहा। आर्थिक तो इतनी समस्याएं थी कि हम खुशी से माड़ भात खाते थे, और माड़ भात और नमक का स्वाद कुछ और होता था माँ के हाथ का। और सालों हमने ऐसे गुजारे हैं। कुछ खेती बाड़ी था पिताजी का। पिताजी वैसे बैंक में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु के बाद कुछ चावल वगैरह आते थे, तो जो मेरी माँ ट्यूशन पढ़ाती थी उस ट्यूशन के पैसे से तो वो मेरा पढ़ाई का खर्चा लेती थी। तो बहुत ही मुश्किल रहा। और मार भात में बहुत स्वाद था, बहुत ही पौष्टिकता थी, माँ का प्यार था। और बस यही है कि आर्थिक समस्याएं जो हैं आती रहती हैं, परिवार का साथ होना चाहिए। बाकी आर्थिक समस्या को मैं बड़ा समस्या नहीं मानती। और समाज का जहां तक सवाल है, तो अगर परिवार आपका संबल है तो समाज आपके साथ हो जाता है। वो समय कमजोर था, जब समय बदला तो समाज में भी ओहदा बढ़ा, मान सम्मान बढ़े, माँ का मान सम्मान बढ़ा, पिताजी का मान सम्मान बढ़ा। तो समय की बात है, काल चक्र है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर से सुख। तो आज 53 वर्ष की उम्र में मैंने यही देखा है कि वो एक चक्र है। अभी भी उसके प्रारूप बदल सकते हैं दुख और सुख के, लेकिन वो तो एक चक्र है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सुख को प्राप्त कर लिया। तो एक जो सोच है उसको दुरुस्त रखना पड़ता है, सही रखना पड़ता है, संतुलित रखना पड़ता है। और अगर आप खुशी आई है तो दुख के लिए तैयार रहें, और अगर दुख आई है तो वो हमेशा नहीं रहेगी। तो इस तरीके से अब तक चला, आगे भी शायद ऐसा ही चलेगा। मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि आज जो मेरी स्थिति है कल यही स्थिति रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, लेकिन हौसला बुलंद है, साहस है। जो भी आएगा देख ले। ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, काम सही करेंगे, अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपने परिवार का मान सबको साथ में लेके चलना है। रास्ता निकल आए। जी। म्यूट है सरिता जी, म्यूट है। सरिता जी म्यूट हैं आप। आवाज नहीं जा रही है शायद उनके पास। सागरिका जी कंटिन्यू करेंगे। जी गुरुजी। नमस्ते महोदया जी। महोदया जी, आपने जो सफलता का इतना लंबा सफर तय किया है, इस सफलता में आपको कभी असफलता का सामना भी करना पड़ा, और ये हम लोग अभी तक के कुछ जान भी चुके हैं। और उस समय आपको ऐसा लगा हो कि इस मार्ग या कार्य को छोड़ना ही उचित है, पर अचानक ऐसा विचार जो स्वयं या किसी के मार्गदर्शन से आपको मिला हो कि आपने उस असफल कार्य को सफल बना दिया है, इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते। जी जी। इसके लिए मैं एक कहानी बताना चाहूंगी जो मेरे बचपन से जुड़ा है। जब मेरे पिताजी थे और मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट पटना में पढ़ती थी, तो शायद दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा में रही होंगी, तो हमें गृह कार्य मिला था ये लिख के लाने के लिए कि जीवन में आपका आदर्श क्या है। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं समझ में आया आदर्श क्या होता है। एक बच्चे से आप क्या आदर्श क्या है। तो मैंने माँ से पूछा था कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या आदर्श है। तो माँ ने कहा था
कि आप एक चट्टान से निकलते हुए जल प्रवाह हो जो कभी रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा तो फिर वो अपना स्वरूप को खो देगा। इसलिए आप कभी रुकोगे नहीं, और आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने आप बनाना है, स्वयं बनाना है। तो सफलता असफलता के ऊपर उससे अलग आपको अपना रास्ता बनाना है। तो मैंने पूछा था कैसे, अब छोटे बच्चे को आप ऐसा उपमा, ऐसा रूपक देंगे तो वो क्या समझेगा। तो माँ ने बोला था कि जो चींटियां होती हैं वो कभी रुका हुआ देखा आराम करके लेटते हुए। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, वो तो घूमती रहती है हमेशा, छोटी हो बड़ी हो घूमती रहती। तो वही हो आप, रुकना नहीं है, चलते रहना है। कभी रास्ते में रुकावट आएगी, पहाड़ आएंगे, पानी आएंगे, आपको रास्ता बदलना है, आगे बढ़ना है। तो ये दो जो चीजें थी मेरे जीवन में, कहीं ना कहीं मेरे मार्गदर्शन करती रही, और ये यहाँ तक आ गए। तो असफलता तो आती है, लेकिन कभी भी ये ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब ये रास्ता छोड़ना है। अब जैसे आपने इस बात को पूछ रहा है तो मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाहूंगी। मेरी पहली किताब 14 साल के अथक प्रयास के बाद छपी थी। आज के युवा या आज की पीढ़ी 14 दिन 14 महीने इंतजार नहीं कर सकती। मैंने 14 साल उस किताब को, जो जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, जो पूरी तरह भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से मैंने बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज किया था, 14 साल लगे थे लिख करके छपने में। और रिजेक्शन और तिरस्कार और अवहेलना, ये तो जीवन का मजा देता है। तभी तो हमने अपने नाम के आगे अब लाइफोहलिक लगा दिया है। हम जीवन के हर घूंट को बड़े ही आराम से पीते हैं, और बस यही है जिंदगी। असफलता है तो क्या है, अब ठान लिया तो ठान लिया, उसको पूरा करना है। किताब लिखा था तो छपना था, और पैसे भी नहीं खर्च करने थे। उस जमाने में सेल्फ पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो आज आप सुनते हैं कि पैसे देकर किताब छपवाते हैं, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। या तो पब्लिशर आपकी किताब को लेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो 14 साल तक मैंने यही चक्कर काटे, तब जाके पहली किताब छपी, और उसका आनंद ही कुछ और रहा। और जब पहली छपी तो फिर रुके नहीं, तो लगातार लिखते रहे। तो आज 75वीं छपी तो भी आज वही है, जो जो हौसला है वही है। तो ये तो जीवन का एक, क्या बोले, अभिन्न अंग है, वो तो रहेगा ही। तो सफलता असफलता से स्थित प्रज्ञ, जिसको कहते हैं, डॉक्टर विपिन साहब बताएंगे, स्थित प्रज्ञ के मार्ग में मैं चलना चाहती हूँ। ये एक तपस्या है। मैं अभी बहुत ही नई हूँ इस तपस्या में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं स्थित प्रज्ञ बनूं, और मैं दुख और सुख के को से प्रभावित ना हूँ, विचलित ना हूँ। सुख है तो बहुत अच्छा, दुख है तो भी कट जाएगा। तो मैं इसमें विश्वास करती हूँ। ये एक यात्रा है, स्थित प्रज्ञ जो है एक यात्रा है, उसमें चल रही। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपने साझा किया आज, जो आदर्श जो शब्द है, उसका सही मायने में क्या अर्थ होता है एक इंसान के जीवन में, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी परम पूजनीय मातृदेवी भी बहुत अच्छी तरह से आपके साथ एक उदाहरण के साथ आपको समझाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आज आपके श्रीमुख से भी हमको सुनने को मिला और जानने को मिला। अच्छा महोदया जी, मैं एक और प्रश्न यहाँ पर उत्थापन करना चाहती हूँ कि एक भारतीय नारी अपना पतिव्रता धर्म को निभाते हुए समाज में कल्याण करते समय कदाचित धर्म संकट में पड़ना प्राय दृष्टिगोचर होता है, जबकि हम देखते भी हैं
ऐसी स्थिति में आपके विचार से कौन सा धर्म पराकाष्ठा स्वरूप है? कृपया इस पर आलोकपात करें। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म वो है जो आपको कर्म की तरफ अग्रसित करे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की चर्चा की है। तो धर्म वो नहीं जो आपके मार्ग को बाधित करे। धर्म वो है जो आपको कर्म की तरफ अग्रसित करे। अब कर्म की परिभाषा क्या है? कर्म की परिभाषा ये है, जब जो आवश्यक हो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करना। कभी परिवार को मेरी निष्ठा की आवश्यकता पड़ी, कभी समाज को निष्ठा की आवश्यकता पड़ी, कभी मुझे अपने आप को निष्ठा के साथ संभालना पड़ा। तो एक व्यक्ति इन तीनों चीजों का समावेश बन करके एक व्यक्ति बनता है। व्यक्ति एक परिवार है, व्यक्ति एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक समाज है। तो कर्म से अगर आप परिभाषित करेंगे अपने धर्म को, तो विचलित होने के जो आपके चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसी विडंबना आती है, परिस्थितियां आती हैं, तब जाकर आपको देखना पड़ता है कि क्या ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने इसको जिया है, समझा है, अनुभव किया है, और मुझे इस बात का पूरा गर्व है कि हाँ, मैंने कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया। परिवार को नजरअंदाज करके समाज नहीं देखा, समाज को नजरअंदाज करके परिवार नहीं देखा, इन दोनों को नजरअंदाज करके अपने स्वार्थ को नहीं देखे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। कभी कभी ऐसा होता भी है, नारी जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण भी होता है, और आप साक्षात दृष्टांत स्वरूप है। और साथ ही ये जो पतिव्रता धर्म होता है, ये बहुत कदम मिलाकर, बहुत कूट कूट कर, संभाल कर ही इसको मतलब पालन करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। तो बहुत अच्छा समाधान मुझे मिला, और इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। महोदया, आपकी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, रहे हैं जो भी, और जो भी आपने आदर्श बताए हैं, वे हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं। इसी श्रृंखला में मेरी एक जिज्ञासा और मन में उत्पन्न हुई है, और जिसका मैं प्रशमन करना चाहती हूँ कि महोदया जी, आप विविध विधाओं में, मैंने देखा आपकी जो बायोडाटा सीवी वगैरह था, उसमें अभिनय, पटकथा, लेखन, फिल्म निर्माण, व्यवसाय प्रबंधन, स्वतंत्र वृत्तचित्र इत्यादि में सिद्धहस्त है। उक्त विधाओं के साथ ही आपने संवादशाला और संचार ई स्कूल के माध्यम से आपने किन नवाचारों के द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग भी उसी मार्ग पर चलकर आगे कुछ अपना कार्य कर सकें। जी, धन्यवाद। ये जिन विषयों का चर्चा आपने किया अभी, ये इन सभी विषयों को मैंने जिया है, और इसलिए मुझे अलग से कुछ उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। अभिनव मैं हमेशा से करना चाहती थी। आपके संवादशाला का जो नींव पड़ा, वो इसी से पड़ा कि संवाद ही हमारे जीवन का स्तंभ है। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और रोने के बाद खुशियां मनती है। जब तक बच्चा रोता नहीं है, आपकी माँ को बधाइयां नहीं मिलते, आपके परिवार वाले एक दूसरे को बधाई नहीं देते, क्योंकि बच्चा अभी तक रोया नहीं है। वो रोना एक संवाद है बच्चे का कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं इस संसार में एक स्वस्थ जीवन यापन करने के योग्य हूँ। हे समाज, हे परिवार, मुझे ग्रहण करो, मुझे स्वीकार करो। वो अपनी भाषा में बोलता है। तो ये बड़ा ही रोचक है जो संवाद कला है। और संवाद तो एक
आपके एग्जिस्टेंस का, आपके अस्तित्व का एक हिस्सा है, उसको एक कौशल बनाना ठीक वैसा ही है जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी को घड़ा का शक्ल देता है। तो संवाद तो है ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी हमारे इर्द गिर्द है, उसको उठाकर एक घड़े का शक्ल देना और उसको कौशल बनाना, ये काम मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अपने अंतरात्मा से करना चाहती थी, करती हूं, और शायद यही कारण है कि मैं कर पा रही हूं। राइट्स टू एक्सप्रेस, अपने विचारों का अभिव्यक्ति जो व्यक्ति करना सीख लेता है, ना तो उसे पारिवारिक परेशानियां होती है, ना व्यावसायिक परेशानियां होती, और कहीं ना कहीं अगर हम अपने अभिव्यक्ति को सुधार लें, अभिव्यक्ति को निखार लें, अभिव्यक्ति के कौशल को सीख लें, तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो आज माहौल है वो कुछ हद तक संभल जाएगा। लोग आत्महत्याएं नहीं करेंगे, लोगों की हत्याएं नहीं होंगी, घर में जो गृह कलह है वो समाप्त होगा, जो एक गंदी राजनीति है वर्क प्लेस पर, कार्यालयों में, वो नहीं होगा। तो अभिव्यक्त करने की जो कला है, मुझे लगा कि मैं समाज में, मेरा एक उत्तरदायित्व है उस समाज के प्रति जिसने मुझे बनाया है। तो इस कौशल को अगर मैं इस समाज को वापस दे सकती हूँ तो ये एक मेरा समाज के प्रति उत्तरदायित्व का पालन होगा। इसलिए मैंने संवादशाला का स्थापना किया और इसके द्वारा हम लोगों को अभिव्यक्ति कौशल बताते हैं, चाहे वो शाब्दिक हो या फिर आपके शारीरिक हो, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से हो, या आपके संगीत के माध्यम से हो, या आपके फोटोग्राफी के माध्यम से हो, या अभिनय कला के माध्यम से हो। तो ये है एक छोटी सी यात्रा जिसको कि कोविड के समय हमने शुरू किया था, और ईश्वर की अनुकंपा है और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर महोदय, ये बहुत ही अच्छा मूल मंत्र दिया है कि यदि हम अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का सही माध्यम चुन लेते हैं तो जीवन में हम अपनी बात को सरलता से हर जगह रख सकते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते महोदया जी, आपका जो जीवन दर्शन है और जो ये लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, जो संघर्षपूर्ण जीवन के बीच में भी जैसे कमल जैसे खिलना, ये बहुत हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। और इसी के साथ ही मेरे मन में और एक प्रश्न उत्थापन हो रहा है जिसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और महोदया जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में नारी को शिक्षा विषयों में अध्ययन के साथ किस प्रयोगात्मक विषय पर जो सबसे अधिक शिक्षा लाभ करना अत्यावश्यक है, इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आप बहुत अच्छी तरह से माता दुर्गा जिस तरह से 10 भुजाओं के साथ समृद्ध होकर, परम शक्तिशालिनी होकर सारा काम निपटाते हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करती है, उसी तरह से आप भी अपने जीवन के साथ समाज को रक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान आप दे रहे हैं। और इसको देखते हुए ही मेरा जो मन में ये प्रश्न उत्थापन हुआ है, कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। शिक्षा के साथ और किन विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो एक अंग्रेजी का एक शब्द है, एक फ्रेज है जो अभी कोविड काल के बाद काफी सुनने में आ रहा है, गिग इकोनॉमी, जिसका अर्थ ये है कि व्यक्ति एक
जॉब एक नौकरी के साथ बंधा ना हो, वो अपने व्यक्तित्व को, अपने करियर को बहुआयामी बनाए। कि आज अगर मैं शिक्षा कर रही हूँ और किन्हीं कारणों से, जैसा कि हमने देखा कि कोविड काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, और आज अमेरिका में जो स्थिति है, नौकरियां जा रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोचकर अगर हम अपने करियर की तैयारी करें और बहुआयामी रखें, तो बहुआयामी कहने का अर्थ है कि विभिन्न आय के स्रोत बनाएं। जब मैंने शिक्षण करना शुरू किया, उस वक्त मैं लेखन भी कर रही थी। जब मैं लेखन कर रही थी, उसके साथ में मैं अनुवादन भी कर रही थी। जब मैं अनुवादन कर रही थी, उसके साथ में मैं छोटे छोटे कविताओं का भी संकलन कर रही थी। उसके साथ में शायद मैं कुछ और स्किल, जिसके जैसे कि चित्रकला हो गई, जैसे कि आपके कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसे कौशल जो कि आपके आजीविका को बंद ना होने दें, ऐसे कौशल को निखारने की आवश्यकता है। कभी एक नौकरी, एक व्यवसाय पर निर्भरता बनाने पे हमने देखा कि कोविड काल जैसे समय भी आ सकते हैं। हमने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में ये देखा, और ये भी देखा कि उसका कितना दुखद परिणाम कितने परिवारों ने भोगा है। नौकरी गई, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, और अब वो नौकरी वापस वो ही नहीं है, तो नौकरी कहां से वापस आएगी। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रख करके अगर हम अपने करियर का तैयारी करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको बहुआयामी ही बोल सकती हूं मैं, कि कभी भी एक चीज पर निर्भर ना हो। आपकी जिस चीज में इंटरेस्ट है, रुचि है, पैशन है, वो आपका प्रोफेशन बन सकता है। अभिनव का मुझे पैशन था, आज वो मेरा प्रोफेशन बन चुका है। फैशन का मुझे रुचि था, आज वो मेरा प्रोफेशन बन चुका है। लिखने की मेरी रुचि थी, आज उससे मैं आजीविका कमा रही हूं। तो जो भी आपके हॉबीज हैं, जो भी आप करना पसंद करते हैं, उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, अगर आप रोज देते हैं, उसको सजाते हैं, निखारते हैं, संवारते हैं, तो एक वक्त आएगा जब वो आपके आमदनी का, आपके आय का जरिया बन जाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया जी। सही कहा आपने कि हम लोग सिर्फ़ एक को पकड़ कर रखेंगे तो उससे हम लोगों को शायद जीवन में आगे बढ़ने के लिए या फिर आर्थिक स्थिति को और जो सुदृढ़ करने के लिए उतना पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुमुखी जो प्रतिभाएँ हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि भगवान ने हमको सिर्फ़ यहाँ पर जीने के लिए नहीं दिया है, अपितु जीवन को जीने के लिए और वो भी सुखमय करने के लिए दिया है। और हर किसी के अंतरात्मा में एक प्रतिभा छुपी रहती है और उसको विकास करना और उसी के हिसाब से आगे चलना भी। और शाखाएँ हमारे जितने सारे होंगे उतना ही छाँव मिलता रहता है। तो यही बात आपसे जानने को मिला और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया जी। धन्यवाद। महोदया जी, मेरे मन में एक और प्रश्न जो है उत्सुकतावशात उत्पन्न हुआ है। वही है कि आपने विविध संस्कृतियों और परिवेश से आपका प्रत्यक्ष सरोकार रहा है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के अनुरूप बाल अपराध, स्त्रियों की समसामयिक दशा एवं दिशा के संदर्भ में तत्कालीन और वर्तमान में आप क्या बदलाव देखती हैं? क्योंकि इन विषयों पर स्वाध्ययन समय से ही आपका गहन चिंतन रहा है। इस दिशा में सुधार हेतु आपने किन कार्यक्रमों को आयोजित किया है? क्या मार्गदर्शित कीजिए? बाल अपराध की अगर हम बात करें,
तो अपराध क्या है? आप वो कार्य कर रहे हो जो आपको नहीं करना है। तो अपराध आप कब करते हो? जब आपको एक मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आज युवा, आज बालक पथ भ्रष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने भौतिक सुखों को अपने खुशी का, अपने सुख का आधार बना लिया है। आज कितने माता पिता ऐसे हैं जो एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और अपने बच्चों को उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनके चाचा ताया ताई, बुआ फूफू के साथ रहने का मौका कहाँ मिलता है? आज के बच्चे क्या हैं? या तो वो अकेले रहते हैं, या उनकी आया रखती है, या वो क्रैश में जाते हैं। माँ और पिताजी इतने थके होते हैं भौतिकता के उन्माद में, उस भौतिक सुख को प्राप्त करने में इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि उनको अपने परिवार में बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं। तो ऐसे में जब सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अपराध बढ़ेगी। जहां तक स्त्री का सवाल है, तो इसके लिए हमारे समाज में, हमारे कानून में, हमारे देश में अभी नारी की सुरक्षा के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए काफी नियम कानून हैं। नियम तो बन गए, लेकिन उसको पालन करने वाला कौन है? उसको सही तरीके से पालन करवाने वाला कौन है? तो न्यायपालिका जो है ने तो नियम बना दिया, लेकिन कार्यपालिका को ये बात देखना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ हद तक हम स्त्री भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं। हमें नहीं पता कि कार्यस्थल पर किस बात को हम आपत्तिजनक समझते हैं, और इसके लिए हमारा जो कानून है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है, वो उसके लिए क्या प्रावधान रखता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमारे देश में एक पॉश कानून भी है जो कि हमारी सुरक्षा करता है, और हम पहले की तरह अबला नहीं हैं। तो इस बात की जानकारी कराना, ये मुझे लगता है कि हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए। जागरूकता बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, तो जन सहयोग, जन भागीदारी भी बढ़ेगी। और जब जन भागीदारी बढ़ेगी तो अपराध या उत्पीड़न अपने आप धीरे धीरे कम होगा। ये हमारे और आपसे शुरू होगा। ये कोई और आकर हमें नहीं देने वाला। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, और उस सुरक्षा के लिए जो न्याय हमारे सरकार ने, हमारे देश ने हमें दिया है, नारी को आवश्यकता है उसके बारे में जागरूक होने की। इस क्षेत्र में मैंने अपना कदम बढ़ा दिया है, और मैंने इसी साल एक एनजीओ की स्थापना की है, जिसका नाम हमने रखा है संभव फाउंडेशन। संभव है एक समाज, ऐसे समाज का निर्माण करना संभव है जहां समानता है, नारी और पुरुष में, गरीब और अमीर में, अशिक्षित और शिक्षित में। तो उसके लिए ये प्रयास काफी दिनों से मेरे मन में था कुछ करने का। ये प्रयास को एक शक्ल अब मैं दे पाई हूँ, और ये अभी जस्ट 2 महीने पुराना है ये संस्था। और मैं आज के आने वाले दिनों में संवादशाला और बुक्स 33 के साथ साथ इस पर भी काम करने वाली हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, आप लोगों की मार्गदर्शन चाहिए होगी इसके लिए, जिसमें हम जागरूक करेंगे, हम नारी को सशक्तिकरण की तरफ लेके जाएंगे। हम
ये नहीं कहते हैं कि हमें देवी बना दो, हम ये कहते हैं हमें समान माना दो, हमें समानता चाहिए, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं चाहिए, बस सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीज हमें दीजिए, हम अपना भविष्य अपने आप संवार लेंगे। हमने तो परिवार, हमने तो समाज, हमने तो देशों को संभाल दिया, तो हम अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाएंगे, है ना? जी, सत्य ही कहा महोदय आपने कि नारी के जो अधिकार की बात है, नारियों तक उनकी पहुंच ही नहीं है, और बहुत सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं वो केवल किताबों तक ही दर्ज हैं। उन्हें लागू करने की भी आवश्यकता है हमारे समाज में। और मेरा भी मूलतः अध्ययन और अध्यापन का विषय नारी विषयक ही रहा है, तो आपसे इस विषय में बात करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। और ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि आप जैसी विदुषी से आज हम लोग प्रत्यक्ष नहीं बल्कि आभासिक रूप से ही सरोकार कर पाए हैं। यदि परमात्मा की कृपा रहेगी तो कभी प्रत्यक्ष रूप से भी हम लोग आपसे जरूर आपका दर्शन करना चाहेंगे। और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम।